हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 12th का लीनियर प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाते हैं। हमारा 12.2 एक्सरसाइज चल रहा था, जिसमें हमने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए थे और आज हम 5वां क्वेश्चन करेंगे। 1 2 3 तक हो गया था, 1 2 3 तक करा दिया था। आज हम क्वेश्चन 4 करेंगे। पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर 4। A manufacturer produces a nuts and bolt. I take 1 hour of work on a machine A and three hours. पढ़ो। 3 hours a machine to be produce and package of nuts. It takes 3 hours on a machine A and 1 hour on a machine B to produce a package of about he earns a profit of 70.50 per package on nuts and 7.00 per package on volt. How many packages of each should be produced each each day so as to maximize his profit? He operates his machines for the almost 12 hour one day. हाँ, फोर एक बहुविकल्प प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है वह अनुमान लगाता है मान ले कि उसके उत्तर जाने की प्रायिकता 3/4 है और अनुपात लगाने की प्रायिकता 1/4 है। मान ले कि छात्र देखो क्वेश्चन नंबर 4। A manufacturer produces nuts and bolts। एक मैन्युफैक्चरर है, वो प्रोड्यूस करता है नट और बोल्ट्स। इट टेक्स 1 hours ऑफ वर्क ऑन मशीन ए। 1 घंटे मशीन ए से वर्क करते हैं। एंड 3 hours ऑन मशीन बी, और 3 घंटे मशीन बी से प्रोड्यूस करने में लगता है। 1 hours मशीन ए से और 3 hours मशीन बी से प्रोड्यूस करने में लगता है। एंड ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट नट का पैकेज। तो इट टेक्स ऑन मशीन 1 hours ऑफ ऑन वर्क ऑन मशीन ए। 1 घंटे लगता है मशीन ए से वर्क करने में। एंड 3 hours ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट का पैकेज 3 घंटे मशीन बी से लगता है प्रोड्यूस करने में। इट टेक्स 3 hours ऑन मशीन ए एंड 1 hours ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ बोल्ट। और बोल्ट को जब प्रोड्यूस करता है तो 3 घंटे मशीन ए से लगता है, 1 घंटे मशीन बी से लगता है बोल्ट बनाने में। ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹17.50 पर पैकेजेस ऑन नट पर उसको ₹17.50 मिलते हैं पर पैकेज। ये इसका कॉस्ट हो गया जड़। एंड ₹7 पर पैकेज ऑन बोल्ट, और बोल्ट को प्रोड्यूस करने में 7 रुपये लगते हैं पर पैकेज, मतलब अर्न करता है वो, प्रॉफिट अर्न करता है। हाउ मैनी पैकेजेस ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड ईच डे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट इफ यू ऑपरेट हिज मशीन फॉर एट द मोस्ट 12 hours अ डे। एट द मोस्ट मतलब कि ग्रेटर आर इक्वल टू लेस आर इक्वल टू 12 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे। एट मोस्ट मतलब क्या होता है, लेस आर इक्वल टू, और एट लीस्ट मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू। तो मैक्सिमम टाइम उसको कितना लगता है, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल कितना है, 12 घंटे हैं नट बनाने में भी और बोल्ट बनाने में भी। और इसको प्रॉफिट कमाता है ये ₹17.50 पर पैकेज कमाता है नट पर, और ₹7 पर पैकेज कमाता है बोल्ट पर। तो हम मान लेते हैं ये दो हमारे आइटम्स हैं, नट और बोल्ट। मान लेते हैं कि नट X नंबर में उसने प्रोड्यूस किया और बोल्ट जो है Y नंबर्स में प्रोड्यूस किया। तो मशीन ए से 1 घंटे लगा क्या बनाने में, नट, और मशीन बी से 3 घंटे लगा नट X प्रोड्यूस करने में। बोल्ट बनाने में Y माना है, Y नंबर
बोल्ट उसने प्रोड्यूस किया, टोटल नंबर ऑफ बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाई मतलब मैन्युफैक्चरर्स वाई। तो 3 घंटे लगा मशीन ए से और मशीन बी से लगा 1 घंटे। तो प्रॉफिट 17 रुपए 50 पैसे पर पैकेज कमाता है वो नट पर, और 7 रुपए पर पैकेज कमाता है बोल्ट पर। तो और दोनों के लिए हमारे पास मैक्सिमम एट मोस्ट मतलब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा, लेस आर इक्वल टू, ये आपका 12 घंटे दे रखा है दोनों के लिए। मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल कितना है, 12 घंटे है। तो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, तो z इज इक्वल टू 17 रुपए 50 पैसे x हो जाएगा, इसका नट को आपने x माना है, और प्लस में 7 रुपए y हो जाएगा, 7y हो गया। और आपको क्या करना है, यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है, यहाँ पर लिखा है मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, वो क्या करना है यहाँ, मैक्सिमाइज करना है। तो ये हो गया आपका मैक्सिमाइज, ठीक। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। इक्वेशन ऑफ द कांस्टेंट अब लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ द कांस्टेंट, इक्वेशन ऑफ द कांस्टेंट क्या होगा, पहला आपका इक्वेशन बन गया 1x प्लस में 3y इज लेस आर इक्वल टू 12 हो गया, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड इक्वेशन आपका बना 3x, 3 को x से मल्टीप्लाई करो 3x हो गया, जैसे आपने 1 को x से मल्टीप्लाई किया 1x आया, 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y आया। 12 घंटे टाइम अवेलेबल है मैक्सिमम, तो लेस आर इक्वल टू 12 हो जाएगा। सेकंड केस में 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x आ गया, प्लस में 1 को y से मल्टीप्लाई किया 1y आ गया, लेस आर इक्वल टू 12 हो गया। ये इक्वेशन आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। समझ में आया? यस। अब आप यहाँ पर ग्राफ पर इसको बनाओगे तो ये आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस हो जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखो तो 3y बराबर 12, तो y बराबर 12/3 4 हो जाएगा, तो ये पॉइंट आपका 0 4 आ गया। y की वैल्यू 0 रखोगे तो 1x बराबर 12 हो जाएगा, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू 12 आ गया, तो ये पॉइंट आपका 12, 0 हो गया। तो पहली लाइन आपकी पास हो गई 12 0 और 0 4 से, 12 0 और 0 4 से, ये लाइन आपकी L1 हो गई। दूसरे इक्वेशन में हम आते हैं तो x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी, ऊपर जाएगा 0 4 से, ऊपर पॉइंट जाएगा 0 12 हो गया। y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 3 4 जा 12 4 हो जाएगी, तो ये आ गया 4 0। तो दूसरी लाइन आपकी 0 12 और 4 0 से पास हुई, ये लाइन L2 हो गई। ये वाली लाइन 3x प्लस 1y लेस आर इक्वल टू 12 है। अब दोनों लाइन के अंदर की इक्वेशन लेना है। लेस आर इक्वल मतलब क्या होता है, अंदर की इक्वेशन, लेस आर इक्वल मतलब हाँ अंदर की इक्वेशन। तो आपको दोनों लाइन के अंदर की एरिया लेना है। लेस आर इक्वल मतलब ट्रू इक्वेशन, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखो y की वैल्यू 0 रखो तो 0 में 0 ऐड करो 0 आ जाएगा, 0 12 से छोटा है तो ट्रू इक्वेशन है। x की वैल्यू 0 रखो y की वैल्यू 0 रखो तो 0 आ जाए, 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 12 से छोटा है दूसरे इक्वेशन में भी, तो ये भी ट्रू इक्वेशन है। तो ट्रू इक्वेशन लाइन के अंदर आ जाएगा और जो फॉल्स इक्वेशन होगा वो लाइन के बाहर जाएगा। या आप कह सकते हो कि लेस आर इक्वल, जो लेस देन होगा, लेस आर इक्वल हो या लेस देन हो, वो अंदर की एरिया हो गई, और ग्रेटर आर इक्वल मतलब बाहर की एरिया लाइन के। तो आपको अंदर की एरिया, ये एरिया हो गई, सेट करोगे, ये आपकी एरिया हो गई, अंदर की एरिया। समझ में आया? यस। अब इसके कॉर्नर पॉइंट क्या हुआ, एक ये हो गया 1, एक ये हो गया 2, और एक ये हो गया 3, और एक ओरिजिन हो गया 4। तो ये आपका ओरिजिन है, x एक्सिस y एक्सिस O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो आपके कॉर्नर पॉइंट हो गए, कॉर्नर पॉइंट और फीजिबल रीजन क्या बन गया, A B C O, ये आपका फीजिबल रीजन हो गया। समझ में आया? कौन कौन सा, A B C O। तो कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, अब इसका कॉर्नर पॉइंट क्या आया, ए आ गया आपका 0 4, इस पर हम जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दूसरा पॉइंट बी आ गया, ये सी पॉइंट बी का हम निकालेंगे दोनों लाइन को सॉल्व करके। सी पॉइंट आ गया 4 0 हो गया, इस पर हम जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और अगला एक पॉइंट ओ हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो
तो इस पर भी हम ओरिजिन है ये, तो इस पर भी हम जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो 4 कॉर्नर पॉइंट हो गए, 4 क्या हो गए, कॉर्नर पॉइंट हो गए। समझ में आया। और आपका फीजिबल रीजन क्या हो गया, ए बी सी ओ, ए बी सी ओ दिखाई दिया, पूरा दिख रहा है, यस, ये आप देख सकते हो, पूरा दिखा हाँ, यहाँ पर ए बी सी ओ। तो फीजिबल रीजन आपका ए बी सी ओ, सी ओ, ओ क्या है, ओरिजिन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये आपका फीजिबल रीजन हो गया। ठीक, यस, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ाते हैं इसको। अब जेड की वैल्यू निकालते हैं, तो जेड की वैल्यू हम 4 0 पर निकालेंगे, एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे, वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, वाई की वैल्यू 4, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू 28 आ गया इसमें। ठीक, यहाँ पर हम 4 0 रखेंगे, तो 17.50 को हम 7 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 वाले में, तो यहाँ पर कितना आएगा 17.50 इंटू में 4, तो 17 चौको 0, 5 चौक 20 0 और 17 चौको 68, 70 रुपए हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर आपका 4 0 पर कितना आ गया, 70 आ गया। 0 0 पर 0 हो जाएगा, 0 0 ओरिजिन पर 0 हो गया। अब हम यहाँ पर इन दोनों लाइन को सॉल्व करते हैं और बी पॉइंट पर देखते हैं जेड की वैल्यू कितना आती है। तो हम इन दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे जैसे हमने 10th में किया था। समझ में आया? कोई हाँ, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो दिखाई दिया, पूरा दिख रहा है ना बोर्ड पर? हाँ सर, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर हम दोनों लाइन को सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 3y, पहला इक्वेशन आपका 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 दे रखा है, और दूसरा इक्वेशन आपका 3x प्लस में 1y इज इक्वल टू 12 दिया है। तो हम यहाँ कोएफिशिएंट बराबर कर लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 3x प्लस में 3 3 जा 9y हो जाएगा इज इक्वल टू 12 3 जा 36 हो गया। यहाँ पर 3x ऐसे लिख देंगे प्लस में 1y इज इक्वल टू 12, ये एज इट इज होगा, माइनस करोगे माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस यहाँ भी माइनस हो गया यहाँ, तो 9y में से 1y माइनस करोगे 8y इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। ये 36 में से 12 माइनस करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 24/8, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, 8 3 जा 24। अब यहाँ पर y की वैल्यू 3 हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो 3x प्लस में 1y मतलब 3 हो गया इज इक्वल टू में 12, तो 3x इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 12 माइनस में 3, तो 3x इज इक्वल टू 9 हो गया, तो x की वैल्यू भी 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गया। तो x की वैल्यू 3 आया, y की वैल्यू 3 आ गया, x की वैल्यू भी 3 और y की वैल्यू भी 3। तो ये b पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको 3 3 मिल गया, 3 3 हो गया b पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब यहाँ हम z में x और y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 3 रखेंगे, y की वैल्यू 3 रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो 17.50 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस में 7 को भी आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ आ गया आपका 0, 3 5 15 और 17 51 और 52 रुपये 50 पैसे हो गया, और प्लस में 7 21 रुपये जुड़ जाएंगे, तो 52 रुपये 50 पैसे में 21 रुपये आप जोड़ दो, तो 50 पैसे और 213 और 73 रुपीज, ये आ गया आपका 0.33 आया था, तो इस पर वैल्यू आ गई 73 रुपीज 50 पैसे, 73 रुपीज 50 पैसे। समझ में आया? ये आवाज आ रही है ना बेटा? हाँ सर आ रही। अब ये समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ गई 73 रुपीज 50 पैसे, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3। दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, कोएफिशिएंट बराबर करके फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जैसे आप 10th में करते आए हो, तो 3 3 इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, इन दोनों लाइन का b का कोऑर्डिनेट 3 3 मिल गया। फिर x की वैल्यू 3 रखेंगे, y की वैल्यू 3 रखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में z में, तो ये वैल्यू आ गई आपकी
₹73.50। अब एक आपका 04 पर 28 रुपीज आया, बी पॉइंट पर 33 है कोऑर्डिनेट तो ₹73.50 आया, सी पॉइंट पर 40 है तो ₹70 आ गया। तो मैक्सिमम किस पर आया है? ₹73.50 मैक्सिमम वैल्यू है। किस पॉइंट पर है? 3 पर। तो इसका मतलब 3 बोल्ट बनाया गया और 3 नट बनाया गया। तो मैक्सिमम प्राइस क्या हो गई? ₹73.50 हो गया। समझ में आया? यस। तो आपको यहाँ पर पता करना था कि आप पता करो इफ यू ऑपरेट हिज मशीन फॉर फॉर एट द मोस्ट ऑफ 12 आवर्स तो मैक्सिमम प्रॉफिट बताओ। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा? और हाउ मेनी पैकेज ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड। कितना पैकेज उसने बनाया? तो 3 पैकेट उसने बनाया नट का और 3 पैकेट बनाया बोल्ट का। और प्रॉफिट कितना कमाया? ₹73.50। समझ में आया? हाँ। तो ये आपका तो 3 नट्स हो गया, 3 बोल्ट पैकेज हो गया। तो उसने प्रोड्यूस किया और मैक्सिमम प्रॉफिट ₹73.50 आया। 50 पैसे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। 4 हो गया, 5 पढ़ो। 5. A factory manufactures two types of screw A and B. Each type required the use of two machine and an automatic and hand operated. It takes 4 minutes on the automatic and 6 minutes on hand operated machine to manufacture a package to a while it's 6 minutes on automatic 3 and 3 minutes on the hand operated a machine to manufacture a package to a screw V. Each machine is available for at the almost 4 hour on any day. The manufacturers can sell a package at a screw at the profit of R7 screw B at a profit of 10, assuming that he can sell all the screw the manufacturers. How many package of each type should the factory unable produce in a day in order to maximize his profit determine and maximum profit. देखो, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स 2 टाइप्स ऑफ स्क्रूज ए एंड बी। 2 टाइप के स्क्रू हैं, ए और बी। एक फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है। ईच टाइप रिक्वायर द यूज ऑफ 2 मशीन्स एंड ऑटोमेटिक एंड ये हैंड ऑपरेटेड। तो 2 टाइप के स्क्रू बनाती है ए और बी। 2 टाइप के स्क्रू हो गए। और यहाँ पर क्या है कि वो दो टाइप की मशीन है, एक ऑटोमेटिक मशीन है, एक हैंड ऑपरेटेड है। इट टेक्स 4 मिनट्स ऑन द ऑटोमेटिक and 6 minutes on hand operated machine to manufacture a package of screws A, while it takes 6 minutes on automatic and 3 minutes on hand operated machine to manufacture a package of screws B. Each machine is available for at most 4 hours in any day. अब ये सब मिनट में दिया है और ये घंटे में दे दिया। हर एक मशीन कितना 4 घंटे के लिए अवेलेबल है। तो 4 घंटे में कितने मिनट होंगे? क्योंकि बाकी तो मिनट में दिया हुआ है। तो आप इस आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करो। तो 4 घंटे में 4 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं। तो 4 घंटे में 240 मिनट हो जाएंगे। 4 इंटू 60 240 मिनट हो गया। ऑन एनी डे दिस मैन्युफैक्चरर कैन सेल ए पैकेज ऑफ स्क्रूज ए एट अ प्रॉफिट ऑफ। अब देखो, प्रॉफिट मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। प्रॉफिट मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जहाँ प्रॉफिट लिखा हो, अर्निंग लिखा हो, जहाँ रुपए पैसे लिखा हो, वो आपका प्रॉफिट फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड हो जाता है। तो द मैन्युफैक्चरर्स कैन सेल ये पैकेज ऑफ स्क्रूज ए एट द प्रॉफिट ऑफ ₹7। तो यहाँ स्क्रू ए को आप क्या मानोगे? एक्स मान लो। स्क्रू ए कितना बनाया गया? तो आप स्क्रू ए को यहाँ पर स्क्रूज ए SC
REW। स्क्रू ए को आप x मानो और स्क्रू बी को y मान लो। स्क्रू ए को आपने क्या माना, x माना, और स्क्रू बी को क्या माना, y माना। अब जेड क्या बन जाएगा आपका, स्क्रू ए, देखो प्रॉफिट से पढ़ो। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा, द मैन्युफैक्चर कैन सेल ए पैकेज ऑफ स्क्रूज ए एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹7, तो 7x हो जाएगा, प्लस स्क्रूज बी एट द प्रॉफिट ऑफ ₹10। स्क्रू बी कितना है, प्रॉफिट ऑफ ₹10, तो 10y हो गया। तो ये आपको मैक्सिमाइज करना है। एज्यूमिंग दैट he can sell all the screws he manufactures, how many packages of each type should the factory owner produce in a day in order to maximize his profit? मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, तो अपने प्रॉफिट को क्या करना चाहता है, मैक्सिमाइज करेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है। अब आपने स्क्रू ए को x माना है, स्क्रू बी का नंबर y माना है, तो पहला अब इक्वेशन ऑफ दी कांस्टेंट देखो क्या आता है। इक्वेशन ऑफ दी कांस्टेंट, कांस्टेंट्स क्या है, इक्वेशन ऑफ दी कांस्टेंट में देखो यहाँ पर बताया गया है, स्टार्टिंग से देखो। अब a factory manufacture two types of screws A and B, तो स्क्रू ए को x माना, स्क्रू बी को y मान लिया। Each type requires the use of two machines, an automatic and a hand operated. It takes 4 minutes on automatic and 6 minutes on hand operated machine to manufacture a product of screws A। तो यहाँ देखो इसका पहले आप इसका बनाओ, ऑटोमेटिक का बनाओ, और फिर उसके बाद में हैंड ऑपरेटेड, तो 4x हो गया। पहला इक्वेशन क्या आया, 4x, तो ए में आ गया। और बी में देखो पहले आप ऑटोमेटिक का बनाओ इक्वेशन, वाइल दैट टेक्स 6 मिनट ऑन ऑटोमेटिक, तो 6y हो गया। और मशीन कितने घंटे अवेलेबल है, 4 घंटे। 4 घंटे मतलब लेस आर इक्वल टू कितना, 240 हो गया ना। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 4 घंटे में कितना होगा, 4 इंटू 60, तो 240 मिनट में, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन मिनट में दिए हैं तो मिनट में लेके चलोगे, आवर्स को भी मिनट में कन्वर्ट करोगे। ये तो आपका पहला इक्वेशन हुआ। इट टेक्स 4 मिनट ऑन ऑटोमेटिक एंड 6 मिनट ऑन हैंड ऑपरेटेड। अब हैंड ऑपरेटेड का बनाओ, तो 6x हो गया, प्लस में दूसरा देखो बी में हैंड ऑपरेटेड कितना है, 3 मिनट्स ऑन दी हैंड ऑपरेटेड मशीन, ये भी आपका 3y हो गया, 3 मिनट, लेस आर इक्वल टू, ये भी आपका 4 घंटे ही है, तो 240 मिनट हो गया। तो ये आपके 2 इक्वेशन बन गए, एक आपने हैंड ऑपरेटेड का बनाया और एक आपने मशीन का बनाया, और आपने स्क्रू ए को x माना, स्क्रू बी को y माना। समझ में आया? हाँ। अब आपके 2 इक्वेशंस बन गए, तो एक इक्वेशन आपको यहाँ पर हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं इसको। ये आपका दोनों कितना घंटे है, 4 घंटे अवेलेबल है ना। ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एट द मोस्ट 4 आवर्स, तो 4 घंटे के अवेलेबल। तो 2 से हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 को, इसको 2 से आप डिवाइड करो इक्वेशन 2 को, इसको आप 3 से डिवाइड कर दो इक्वेशन सेकंड को, तो 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2x प्लस में 3y लेस आर इक्वल टू 120 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन बन जाएगा, फर्स्ट लाइन हो गई है, ये लाइन फर्स्ट हो गया। 3 से इसको डिवाइड करो तो 3 2 दा 6x प्लस में y लेस आर इक्वल टू 80 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। इसको लाइन 2 मान लेते हैं, ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन। अब यहाँ पर आप ग्राफ बनाओ इसका, तो एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0, x एक्सिस y एक्सिस हो गया। तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो 3y बराबर 120, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 40 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 रखो तो 3y बराबर 120, तो y बराबर कितना आया 120 अपान में 4 अपान में 3 अपान में 3 3 1 जा 3 4 जा, तो 40 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपका 0 40 हो गया। फिर वहां y की वैल्यू 0 रखोगे तो 2x बराबर 120, तो x बराबर 120 अपान 2 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये 60 0। तो एक पॉइंट आपका 0 40 और 60 0 से लाइन L पास हुई, लाइन L हो गई। समझ में आया? हाँ आया, देख सकते हो, दिखाई दे रहा है ना क्लियर? हाँ दिख रहा है। ये लाइन आपकी L हो गई। दूसरे में इक्वेशन देखो, x की वैल्यू 0 रखो
तो y की वैल्यू 80 आ गया, तो 080 ऊपर जाएगा 40 से, 080 हो गया। y 0 रखोगे तो x की वैल्यू 40 आ जाएगा, तो ये पॉइंट आपका 40 0 हो गया। तो ये दूसरी लाइन पास होगी आपकी L2 लाइन, ये लाइन L2 हो गई। ये L1 लाइन थी, लाइन L1, और ये लाइन L2 हो गई। समझ में आया? तो यहाँ 080 और 40 जीरो से पास हुई लाइन, ये आपका 60 जीरो और 0 40 से पास हुई, ये 60 जीरो से थी। अब दोनों लाइन के अंदर की एरिया लेना है, तो ये आपका अंदर 1.1 कॉर्नर हो गया। एक लाइन को सॉल्व करोगे दोनों को, 2 पॉइंट हो गए, एक 3 पॉइंट हो गया और एक 4 पॉइंट हो गया। तो 4 इसके कॉर्नर पॉइंट हो गया, ए बी सी और डी। समझ में आया? ए बी सी डी। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए पॉइंट आपका 0 40 है, 0 40। बी पॉइंट आप सॉल्व करोगे फिर आएगा यहाँ पर, तो इस पर जेड की वैल्यू निकालेंगे, इस पर भी जेड की वैल्यू निकालेंगे। सी पॉइंट आपका, सी का कोऑर्डिनेट है 40 0 40 0 है सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0 है, ओरिजिन है डी पॉइंट। तो इस पर जेड की वैल्यू निकालो, इस पर चारों पर जेड की वैल्यू निकालो। समझ में आया? हाँ। तो हम दोनों लाइन को सॉल्व करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट भी पता करते हैं। तो दोनों लाइन को आप सॉल्व करो। पहली लाइन दे रखा है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 120। दूसरी लाइन दिया है 2x प्लस में y इज इक्वल टू 80। माइनस करोगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ कैंसिल हो गया 2x से 2x, तो 3y में से 1y निकल गया, 2y इज इक्वल टू 120 में से 80 निकाल दोगे तो 40 आ जाएगा। तो y बराबर क्या आएगा? 40 अपान में 2, 2 1 जा, 2 2 जा, तो y की वैल्यू 20 आ गई। अब y की वैल्यू चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट करो, किसी एक में आप पुट करो y की वैल्यू। तो हम फर्स्ट, हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 2x प्लस में y की जगह 20 रखोगे इज इक्वल टू 80। तो 2x बराबर 20 हम ट्रांसपोज करेंगे, इधर ले जाएंगे तो 80 माइनस 20 60 हो जाएगा। तो 2x बराबर 80 में से 20 60 आ गया, 60 अपान 2, 2 1 जा, 2 3 जा, x की वैल्यू 30 आ गई, x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 20। तो ये पॉइंट आपका 30 20 आ गया। तो बी पॉइंट की पोजीशन पता हो गई 30 और 20। समझ में आया? बी पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट आपने निकाल दिया। अब हम इस पर कैलकुलेट करेंगे जेड की वैल्यू। तो यहाँ पर जेड आपको दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो 0 हो गया, और वाई की जगह 40 रखते हैं तो 10 इंटू 40 400 हो जाएगा। जेड की वैल्यू कितना आ गई? 400। इसमें देखो 30 और 20 रखेंगे, तो 30 रखोगे तो 7 3 21 210 हो जाएगा, 210 प्लस में y की वैल्यू 20 रखोगे तो 200 हो जाएगा, ये प्लस में 200। अब 200 210 410 आ जाएगा, ये वैल्यू 410 हो गया। यहाँ पर देखो तीसरा पॉइंट आपका 40 0 था, 40 रखोगे यहाँ पर तो 7 चौक 28 280 आ जाएगा, ठीक। और जब 0 0 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो जेड की वैल्यू ए पर ए पॉइंट 040 पर 400 आ गया, बी पॉइंट पर 30 20 है, इस पर 410 आ गया। तो सी पॉइंट आपका 40,0 है तो ये आपका 280 आ गया, और डी पॉइंट आपका ओरिजिन है 0 0 तो इस पर जेड की वैल्यू 0 आ गई। तो मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम किस पॉइंट पर आ रहा है? 280। ये आपका मैक्सिमम कितने पर आ रहा है? 410। मैक्सिमम 410 आ रहा है। समझ में आया? हाँ। किस पॉइंट पर? 30 और 20 पर। 30 और 20 पे। तो इसका मतलब स्क्रू ए 30 हो गया, स्क्रू बी 20 हो गया, और जो प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ? 410 रुपए हो गया। 410। समझ में आया? 410 रुपीज प्रॉफिट हो गया। यही आपको पता करना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आया? 410 रुपीज, और जो 30 स्क्रूज हो गया टाइप ए का, और 20 स्क्रूज हो गया टाइप बी का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, 6 भी इसी टाइप से है, सेम टू सेम है। क्वेश्चन 6 आप कर लोगे। अब क्वेश्चन 6 7 भी एक तरीके से इसी तरीके से है। हाँ 6 तो सेम ही नजर। हाँ 6 सेम है। मैं बता देता हूँ, सॉल्व आपको करना है, इक्वेशन बता दूंगा मैं। समझ में आया? पढ़ो 6 नंबर पढ़ो।
cottage industry manufacture pedestal lamp and wooden sets, each requiring the use of a grinding cutting machine and a spears. It takes 2 hours on grinding cutting a machine and 3 hours on the spears to manufacture a pedestal lamp, while it takes 1 hour on the grinding cutting machine and 2 hours on the spears to manufacture a shade. One on day, the spare is available for the almost 20 hour, and the grinding cutting machine for at the almost 12 hour. The profit from the sale of the lamp is raised 5, and that from said is raised 3, assuming that the manufacturer uh, can sell on the lamp and sets and sets that he produces. How should we his daily production in order to maximize his profit? देखो, a cottage industry manufacturers pedestal lamp and wooden shed. कोई कोटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स है तो वो 2 टाइप के लैंप्स बनाती है, एक तो पेडेस्टल लैंप्स और एक वुडन शेड. ईच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड ये स्प्रेयर. इट टेक्स 2 hours on grinding cutting machine and 3 hours on the sprayer to manufacture a pedestal lamp, while it takes 1 hour on the grinding cutting machine and 2 hours on the sprayer to manufacture a shed. On any day, the sprayer is available for at most 20 hours. At most मतलब less or equal to. And the grinding cutting machine for at a most 12 hours. और जो ग्राइंडिंग कटिंग मशीन है वो अवेलेबल है एट मोस्ट 12 hours, मतलब लेस और इक्वल टू 12 hours. अब देखो यहाँ से जड़ मिल गया आपको. द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ लैंप इज ₹5. तो लैंप को आप क्या मानोगे? एक्स मानोगे. X. एंड दैट फ्रॉम ए शेड इज ₹3. तो शेड को क्या मानोगे? वाई मानोगे. 3y. समझ में आया? तो यहाँ पर लैंप को आपको क्या मानना है? एक्स मानना है. जो पेडेस्टल लैंप है इसको एक्स मान लो, और जो वुडन शेड है इसको वाई मान लो. लैंप इज इक्वल टू एक्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्री, कोटेज इंडस्ट्री. तो पेडेस्टल लैंप को एक्स मानो और वुडन शेड को वाई मानो. वाई मानना है. तो यहाँ जेड क्या मिल गया आपको? पेडेस्टल लैंप को आपने क्या माना? पेडेस्टल लैंप पेडेस्टल लैंप X. पेडेस्टल लैंप. जो आपका पेडेस्टल लैंप है उसको आपने क्या माना? एक्स मान लिया. X मान और लिया. वुडन शेड को क्या माना? Y मान लिया. हाँ, वुडन शेड को वाई मान लिया. Y. समझ में आया? वुडन शेड्स को वाई मान लिया, जो पेडेस्टल लैंप है वो एक्स मान लिया आपने. X मान लिया. तो यहाँ जेड आपको मिल गया. जेड इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो जेड लास्ट लाइन में क्या लिखा है? द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ लैंप इज ₹X, 5x. तो 5x हो गया, प्लस में दैट फ्रॉम अ शेड इज ₹3. तो ये आपका 3y हो गया. और क्या करना है इसको? assuming that the manufacturer can sell all the lamps and shed that he produces, how should he schedule his daily production in order to maximize his profit? क्या करना है इसको? मैक्सिमाइज करना है. समझ में आया? हाँ. यहाँ देखो लिखा ना, assuming that the manufacturer can sell all the lamps and sheds that he produces, how should he schedule his daily production in order to maximize his profit? हाँ, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे. तो यहाँ मैक्सिमाइज करना है. ये तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया.
अब इक्वेशन ऑफ द कांस्टेंट आ जाओ, इक्वेशन ऑफ द कांस्टेंट, कांस्टेंट्स, इक्वेशन ऑफ द कांस्टेंट क्या आएगा आपका? पहला इक्वेशन देखो, ईच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड ए स्प्रेयर, इट टेक्स 2 आवर ऑन ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड 3 आवर्स ऑन द स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर अ पेडेस्टल लैंप। तो यहाँ पर 2x हो गया, ग्राइंडिंग कटिंग मशीन का पहले बना लो तो 2x हो गया, समझ में आया? ग्राइंडिंग कटिंग मशीन और स्प्रेयर का आपका दूसरा स्प्रेयर, हाँ 2 आवर्स ऑन ये ग्राइंडिंग कटिंग मशीन तो 2x हो गया, 3 आवर्स ऑन ये स्प्रेयर, ये आपका 3x हो जाएगा, स्प्रेयर का 3x हो गया, ग्राइंडिंग कटिंग मशीन का 2x हो गया पहले के लिए, समझ में आया? पेडेस्टल लैंप के लिए। While it takes 1 hours on grinding cutting machine and 2 hours on sprayer, 1 hours on grinding cutting machine तो 1y हो गया, और 2 hours and 2 hours on ये sprayer, यहाँ पर 2y हो गया sprayer के लिए। On the sprayer to manufacture a pedestal lamp, ये हो गया sprayer to manufacture a trade। ठीक, on any day the sprayer इज अवेलेबल, स्प्रेयर जो है वो अवेलेबल फॉर एटमोस्ट 12 आवर्स। ये क्या है? एटमोस्ट 12 आवर्स। ये कितने घंटे हैं? स्प्रेयर जो है वो 12 आवर्स है, लेस आर इक्वल टू 12 आवर्स हो गया, समझ में आया? एंड ग्राइंडिंग कटिंग मशीन फॉर एटमोस्ट 12 आवर्स, ग्राइंडिंग कटिंग मशीन ये 20 आवर्स है, स्प्रेयर कितना है? 20 आवर्स, 20 आवर्स हो गया, 20 आवर्स। और दूसरा आपका जो स्प्रेयर है वो कितना टाइम है? स्प्रेयर का दे रखा है 12 आवर्स, स्प्रेयर कितना है? 12 आवर्स हो गया, आपका 12 आवर्स हो गया स्प्रेयर का। ये ग्राइंडिंग कटिंग मशीन 20 आवर्स है ना, 20 आवर्स ग्राइंडिंग कटिंग मशीन है, और 12 आवर्स क्या है? स्प्रेयर है। लेस आर इक्वल टू 12 हो गया, ये लेस आर इक्वल टू 20 हो गया। तो पहला इक्वेशन आपका ग्राइंडिंग कटिंग मशीन का बन गया 2x + 1y लेस आर इक्वल टू 20, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका, समझ में आया? ग्राइंडिंग कटिंग मशीन का, ग्राइंडिंग कटिंग मशीन पेडेस्टल लैंप प्लस में वुडन शेड, दोनों मिल करके ग्राइंडिंग कटिंग मशीन का एक इक्वेशन आया 2x + 1y लेस आर इक्वल टू 20 आवर्स। सेकंड इक्वेशन आपका आ गया इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट, मतलब 3x प्लस में 2y लेस आर इक्वल टू 12, ये 20 है, 20 आवर्स, और ये 12 आवर्स है। ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया, समझ में आया? यस। पहले का इक्वेशन क्या आया? 2x + 1y लेस आर इक्वल टू 20 हो जाएगा, 2x + 1y लेस आर इक्वल टू 20, नहीं समझ में आया? हाँ सर। द स्प्रेयर इज अवेलेबल फॉर एटमोस्ट 20 आवर्स, स्प्रेयर 20 आवर्स है, ये 12 आवर्स है, ग्राइंडिंग कटिंग मशीन 12 आवर्स है, और स्प्रेयर है जो आपका वो 20 आवर्स है। तो ये आपका 20 आवर्स है, ये 12 आवर्स है, ये 20 आवर्स है स्प्रेयर का। ये स्प्रेयर हो गया, और ये ग्राइंडिंग कटिंग मशीन हो गया, और ये हो गया आपका ग्राइंडिंग कटिंग मशीन, समझ में आया? हाँ। अब आप एक बार इसको स्टेटमेंट को हम बता रहे हैं आपको कैसे करना है, देखो। While it takes, यहाँ पर it takes 2 hours on grinding cutting machine and 3 hours on the sprayer, 2 hours on grinding cutting machine and 3 hours on sprayer, किसके लिए? ये पेडेस्टल लैंप के लिए है। सेकंड में देखो वुडन के लिए मैन्युफैक्चर 2 hours on grinding cutting machine and 3 hours on sprayer to manufacture a pedestal lamp, while it takes 1 hours on the grinding cutting machine and 2 hours on the sprayer the manufacturer said on any one day the sprayer is available for at most 20 hours, sprayer जो है वो 28 hours 20 hours के लिए अवेलेबल है, 20 hours, and grinding cutting machine for at most 12 hours, ग्राइंडिंग कटिंग मशीन 12 आवर्स के लिए है, समझ में आया? यस। तो आपका स्प्रेयर जो है, स्प्रेयर वो है 20 आवर्स के लिए। अब ये दो इक्वेशन बन गए, आप इनको खींचो और लाइन का इक्वेशन बनाओ। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, एक बार एक्स की वैल्यू 0 रखो तो वाई की वैल्यू 12 मिल जाएगा, 0 12 हो जाएगा पॉइंट। वाई की वैल्यू 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगा, 6 0।
तो लाइन आपकी पास होगी 6 0 और 0 12 से, 6 0 और 0 12 से पहली लाइन पास हो गई। एक बार x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 10 मिल जाएगा, y की वैल्यू 10 यहाँ हो जाएगी, y की वैल्यू 10। y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 20/3, 20/3 यहाँ आ जाएगा आपका 20/3, 0 ये हो जाएगा आपका। और ये पॉइंट आपका y की वैल्यू 10 हो जाएगा, ये 10 0 10 हो जाएगा पॉइंट। तो एक लाइन आपकी ये पास होगी, ये L2 लाइन हो गया। अब दोनों के अंदर की एरिया आना है तो एक पॉइंट ये हो गया, कॉर्नर पॉइंट 2 3 और 4 कॉर्नर पॉइंट हो गए, A B C और D, 4 कॉर्नर पॉइंट इसके हो गए। A पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट 0 10, B पॉइंट इंटरसेक्शन से आप निकलेगा, दोनों लाइन को सॉल्व करोगे, और C पॉइंट आपका 6 0 हो गया, और D पॉइंट 0 0 हो गया, ओरिजिन हो गया। इस पर z की वैल्यू कैलकुलेट करो, इस पर z की वैल्यू कैलकुलेट करो, इस पर z की वैल्यू, चारों पर z की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? x और y की वैल्यू निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा 4x हो जाएगा, प्लस में 2y इज इक्वल टू 12 2 जा 24, ये आपका ऐसे एज इट इज रखो, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, माइनस करोगे, माइनस माइनस माइनस, 4x में से 3x निकल गया तो x आएगा, x इज इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू 4 हम पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो 2 2 यहाँ 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 12 माइनस 8, 12 में से 8 माइनस करो, y की वैल्यू भी 4 आ गया, तो x और y दोनों 4 4 हो जाएंगे, 4 4 पॉइंट। तो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट 4 4 हो गया। अब हम z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पहले पर, तो y x खत्म हो गया, 10 3 जा 30 हो जाएगा, यहाँ पर 4 रखोगे तो 5 चौक 20 और 3 चौक 12, 20 और 12 32 हो जाएगा। ये यहाँ 6 रखोगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, और यहाँ 0 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। तो किस पॉइंट पर मैक्सिमम हुआ? 4 4 पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ गई, 4 4 पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट था। समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? तो यहाँ पर आप पेडेस्टाल लैंप कितना बनाया गया? 4, और वुडन साइड कितना बना? y, तो यहाँ y की वैल्यू 4, तो दोनों 4 4 बने। पेडेस्टाल लैंप की नंबर्स 4 हैं, वुडन साइड की नंबर भी 4 है, और मैक्सिमाइज 32 रुपए हुआ, मैक्सिमम प्रॉफिट 32 रुपए कमाया उसने। तो ये क्वेश्चन इसी टाइप से सेम टू सेम था, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो मैन्युफैक्चरर शुड प्रोड्यूस 4 लैम्प एट 4 साइड्स टू गेट ए मैक्सिमम प्रॉफिट 32 रुपए। तो 4 मैन्युफैक्चर 4 लैंप बनाएगा और 4 वुडन साइड बनाएगा, और इससे उसको प्रॉफिट कितना, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाई करेगा 32 रुपए। हाँ, तो ये 7th क्वेश्चन भी इसी टाइप से, 7th 8 जो है 8 9, तो ये अगली क्लासेस में आपको कराएंगे, नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है। बाकी आप ट्राई करते रहो, अब चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, मोस्टली एक चैप्टर बचा है प्रोबेबिलिटी, उसके बाद सिलेबस आपका खत्म है, फिर प्रैक्टिस पेपर शुरू कर देंगे।